मॉर्निंग क्लास। तो जो टुडेज आई विल डिस्कस हार्ट डिजीज़। तो हार्ट के जितनी भी डिजीज़ हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हार्ट डिजीज़ क्या है? जितना भी आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं जो कि आपके हार्ट में और ब्लड वेसल्स में होती हैं उन सब को हम हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है। और कार्डियोवैस्कुलर मतलब रिलेटेड जितनी बीमारियां होती हैं जिसमें ब्लड वेसल्स में अगर किसी भी चीज़ का ब्लॉक हो जाता है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो बाहर का कोई फॉरेन पार्टिकल हो, तो उस चीज़ को हम उस बीमारी को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। कार्डियो मतलब हार्ट से रिलेटेड, वेस्कुलर मतलब वेन्स और आर्टरी से रिलेटेड, और एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब उस आर्टरी या वेन में, स्पेशली आर्टरी में आपके ब्लड फ्लो का ब्लॉक हो गया है किसी आउटर सब्सटेंस के कारण या स्पेशली कोलेस्ट्रॉल के कारण, तो उस बीमारी को बोलते हैं हम एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जो आपके हार्ट डिजीज़ को बढ़ावा देते हैं? उसमें आपकी सीरम लिपिड बढ़ जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, ओबेसिटी, एक्सेसिव फैट और कार्बोहाइड्रेट और सॉल्ट खाना, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके कार्डियोवैस्कुलर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को। अगर हम बात करें एक हार्ट के इंटरनल व्यूज़ के लिए, तो उसके पास चार चैम्बर होते हैं, जिसमें से दो राइट साइड होते हैं, दो लेफ़्ट साइड में होते हैं। राइट में एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं और लेफ़्ट में भी एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं। इसके पास तीन तरीके वॉल होते हैं, जिसमें पल्मोनरी वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, मिट्रल वॉल, और एक और वॉल होता है लेकिन वो कहने के लिए होता है, दैट्स कॉल्ड एओर्टिक वॉल। ठीक है। ये एक डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है। आप देख सकते हैं कैसे हार्ट के पास कोई भी ब्लड आता है बॉडी से, दैट्स ब्लड इज कॉल्ड डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और कैसे ब्लड उसको ऑक्सीनेटेड करके और बॉडी को सप्लाई करता है। ये मैंने पूरा एक आपको चार्ट का स्ट्रक्चर बनाया है, आप देख सकते हैं। इन्फीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, दोनों से, इन्फीरियर मतलब लोअर पार्ट ऑफ बॉडी एंड सुपीरियर वीना कावा इज अपर पार्ट ऑफ बॉडी, दोनों साइड से ब्लड आया, राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रियम के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व खुला, उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी सेमिलुनार वॉल खुला और उसके बाद वो पल्मोनरी आर्टरी में गया। पल्मोनरी आर्टरी से आप देख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जा रहा है, लंग्स में। लंग्स में वो ब्लड ऑक्सीनेटेड हो जा रहा है। ऑक्सीनेटेड के बाद वो पल्मोनरी वेन से निकल के फिर से कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम बाइकस्पिड वॉल खुला, उसके बाद वो आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में उसके बाद उसका एओर्टिक सेमिलुनार वॉल खुला, उसके बाद वो आया एओर्टा में। एओर्टा से गया आर्टरीज में, आर्टरीज से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से वेन्स में, वेन्स में पूरा ब्लड में फैला, और लास्टली फिर से इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू फिर से वो आपके राइट एट्रियम में आ गया। तो ये जो सर्कुलेशन है ये पूरा बॉडी में बार बार चलता रहता है, इसी और दो इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इस सर्कुलेशन का नाम है डबल सर्कुलेशन। अब करोनरी हार्ट डिजीज़ क्या होती है? करोनरी हार्ट डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जिसमें ऑक्सीजन को ब्लड की रिच सप्लाई में चाहिए, लेकिन किसी न किसी की वजह से हमारी ऑक्सीजन ब्लॉक हो जा रही है, उसकी सप्लाई कम हो जाती है। दैट्स डिजीज़ इज़ कॉल्ड करोनरी हार्ट डिजीज़। ठीक है। ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट को लगातार चाहिए। अगर उसमें कोई ब्लॉक आ जा रहा है या ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस हो जा रही है या आर्टरी और वेन में किसी न किसी तरीके का स्वेलिंग हो जा रही है जिसके वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो जा रहा है, तो ये सारी बीमारियां जो हैं आपकी को रिलेटेड है, दैट्स कॉल्ड करोनरी हार्ट डिजीज़। करोनरी हार्ट डिजीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सॉरी, कि एक्यूमुलेशन हो किसी भी चीज़ का। ठीक है। चाहे वो आपका कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो आपका फॉरेन पार्टिकल हो आर्टरीज और वेन में, दैट्स कॉल्ड द करोनरी हार्ट डिजीज़। इस्चमिक हार्ट डिजीज़ क्या होता है? जब आपकी ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाए, धीरे धीरे क्या होता है, हार्ट का काम करना बंद हो जाता है, उसकी सेल्स क्या होती हैं आपकी धीरे धीरे डेड होने लगती हैं। तो क्या होता है, हार्ट का सप्लाई भी काम करना बंद हो जाता है, तो उस ब्लड की सप्लाई भी उस ऑर्गन से स्लो होने लगती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ तो सीधे सीधे जितनी बीमारियां आपकी हार्ट से रिलेटेड है सारी की सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहलाती है। जैसे कि हार्ट से रिलेटेड अगर आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो उससे आपके हार्ट पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपको हाइपरटेंशन है उससे आपके हार्ट को बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपको हाइपर कैल्स्ट्रोमिया है तो भी आपको हार्ट को बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी जो बीमारियां हैं जो हार्ट से रिलेटेड है उनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस पड़ता है आपके कार्डियक पर। उसके बाद आते हैं पैराकार्डियल डिजीज़, मतलब जो
आपके हार्ट से ना हो, हार्ट के अलावा किसी भी पार्ट में हो और हार्ट उससे इफेक्ट कर रहा हो, जैसे पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम क्या है, आपकी हार्ट की ऊपर की लेयर है, उस पर अगर हार्ट स्वेलिंग आ रही है, किसी वजह से फ्लूइड इकट्ठा हो जा रहा है या उस पर स्टिफनेस आ रही है, तो ये सब की सब क्या कहलाएंगे, आपकी पेरिकार्डियल। ना कि हार्ट के इंटरनली पार्ट में कोई बीमारी हो रही है। पेरिकार्डियल मतलब हार्ट के ऊपरी जो लेयर है या ऊपरी जो भी आपके एओर्टा है, वेन्स है, या कोई भी आपका हार्ट का ऊपर का जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व होता है आपके, दैट्स कॉल्ड द पेरिकार्डियल डिजीज़। अब आते हैं कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़। कॉन्जेनाइटल का मतलब जो हमें जेनेटिकली हमें मिली है, जिससे हम जेनेटिकली सफ़र कर रहे हैं, जो कि हमारे प्रोजेनी से हमको मिली हुई है। ठीक है, प्रोजेनी में जो मेनली आपकी जो बीमारी हमने ज़्यादातर सुनी है कि हार्ट वॉल्व ना होना, हार्ट में छेद होना, ये सब जो आपने एक रैंडमली बीमारियां सुनी होंगी, मोस्टली उसमें क्या होता है, हार्ट के चैम्बर या वॉल में कहीं ना कहीं नैरो स्पेस रह जाता है। उस स्पेस के वजह से जो हम बीमारी हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि हार्ट में छेद है। छेद का मतलब है कि उसके वॉल्व सही से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, किसके वजह से, जेनेटिकली कोई डिफेक्ट के वजह से वो वॉल्व फंक्शन कर नहीं रहे हैं, और हार्ट बिना ही रुके किसी एट्रियम से किसी और एट्रियम में आ जा रहा है। जैसे कि हमने देखा था कि राइट एट्रियम से और राइट वेंट्रिकल के बीच में आने में ट्राइकस्पिड वॉल लगा रहता है। अगर वो वॉल कहीं ना कहीं डिफेक्टिव हो जाए कोजेनेटल किसी भी जेनेटिकली फैक्टर की वजह से, तो क्या होता है, हमारा राइट एट्रियम में ब्लड रुक नहीं पाता, डायरेक्टली राइट वेंट्रिकल में आता है, तो कहीं ना कहीं हार्ट की जो उसकी फंक्शनिंग है उसको वो इफेक्ट करता है। ठीक है, अब आते हैं हार्ट फेलियर पे। हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर आपका जब जो इम्पल्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि हार्ट खुद ही अपने इम्पल्स जनरेट करता है, वो एक तरीके से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, ना उसको ब्रेन से लेना देना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ना ही उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से लेना देना होता है, उसका खुद का एक सिस्टम होता है, डेट्स कॉल्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मतलब वो अपने इम्पल्स को खुद जनरेट करता है, खुद ही अपने इम्पल्स से अपने आप को रेगुलेट करता है। उसके इम्पल्स किससे जनरेट होते हैं, ऐसे नोड और ए बी नोड से। अगर ऐसे नोड और ए बी नोड अगर किसी तरीके से ऐसे नोड फेल हो जाए, ठीक है, उसके बाद ऐसे नोड फेल हो जाने के बाद जो हम कहते हैं कि पहला हार्ट अटैक आया, ठीक है, ए बी नोड फेल हो गया तो दूसरा हार्ट अटैक आया। मतलब अब दोनों अगर फेल हो गया, अब जो तीसरा हार्ट अटैक है जो उसको चला रहा है वो परकंजे फाइबर चला रहे हैं, ठीक है, जो भी उसको स्लोली इसके इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे नोड जो एक इम्पल्स जनरेट करता है वो हमने देखा है जो नॉर्मल हमारा बीपी होता है 120 to 80 mm/Hg, उसको वो रेगुलेट करता है। अगर जब फर्स्ट हार्ट अटैक आता है तो पेशेंट को बोला जाता है ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि आपने अपना ऐसे नोड खो दिया है। अब आपके जो हार्ट का जो इम्पल्स जनरेट कर रहा है वो ए बी नोड कर रहा है, तो वो उसकी वजह से आपका हार्ट जो प्रेशर है वो स्लो हो जाएगा। तब नॉर्मली उसका प्रेशर 90 to 70 mmHg निकल के आता है, ठीक है, जिसके वजह से उसको ज़्यादा टेंशन या ज़्यादा कोई चीज़ देंगे तो वो हार्ट फेल भी हो सकता है। सेकेंडली, अगर ए बी नोड भी फेल हो गया तो उसके बाद परकंजे फाइबर चलाते हैं। परकंजे फाइबर में 60 to 40 mm/Hg आपका उसका ब्लड फ्लो चलता है। अगर वो भी प्रॉब्लम कर गया तो तीसरी में नहीं बचेगा पेशेंट मर जाएगा। तो जितने भी ये आपके आपके ये सिम्टम्स हैं, जो बीमारियां हैं, इसके वजह से आपके हार्ट फेल हो रहा है। या तो एक ये हार्ट अटैक हो गया, और हार्ट फेल क्या होता है, हार्ट फेल में आपके जितने भी पंपिंग ऑर्गन है हार्ट के, उसमें जाके कोई ना कोई कोलेस्ट्रॉल या कोई ना कोई आपके ब्लड सप्लाई रुक जाए, ठीक है, ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से हार्ट को ज़्यादा पंप देना पड़ रहा है, ज़्यादा एक्शन करना पड़ रहा है, तो क्या होता है, हार्ट फेल हो जाता है। जैसे हम समझ लीजिए कि कोई मशीन है, ठीक है, उसको हम 24 घंटे चला रहे हैं, 24/7 चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं, तो क्या हुआ, वो गर्म हो गई, इतनी ज़्यादा गर्म हो गई, उसको स्ट्रेस दिए पड़े, लोड दिए पड़े, तो क्या होता है, वो मशीन फूक जाती है, फट जाती है। सेम हार्ट का रोल है। अगर हम उसको लगातार सही से वर्क नहीं करा रहे हैं, उसको हम प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर फ्लूइड का नहीं सप्लाई नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा फटीग हो जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा उसमें प्रेशर देना पड़ रहा है, तो इसके वजह से हार्ट को फेलियर हो सकता है। अब बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस एक ही। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है ब्लड वेसल में किसी चीज़ का ब्लॉकेज, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो फॉरेन पार्टिकल हो, ठीक है। और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में होता है स्पेशली आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉक, जिसके वजह से प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, और कॉर्नरी आर्टरी या कॉर्नरी जो भी
आपकी आर्टरीज़ हैं वो क्या हो रहा है, फेल हो जाएंगी, क्योंकि उसमें आगे प्रेशर हम दे नहीं पाएंगे और हमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रोक की। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक एक ब्रेन का लॉस ऑफ फंक्शन होता है, जिसके वजह से ब्रेन किसी वजह से भी आपका कोई भी क्या कहते हैं, इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाता है, कोई मैसेज कन्वे नहीं कर पाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपके जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं बॉडी में, सारे निकल के आते हैं और आपका धीरे धीरे आपके सारे सेंसेशन, सारे आपके सेंसेस और सारे मैसेज और सारे आपके बॉडी के पार्ट्स के फंक्शनिंग धीरे धीरे स्लो होने लगती है। ये होता है आपका स्ट्रोक। ये हार्ट से रिलेटेड नहीं है, ब्रेन से रिलेटेड है, क्योंकि हार्ट स्ट्रोक भी लोगों ने सुना है कि हार्ट स्ट्रोक क्या होता है। हार्ट स्ट्रोक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक ही होता है। अब बात करते हैं एनोरिज्म की। एनोरिज्म क्या होता है? एनोरिज्म होता है जब आपकी आर्टरी और वेन की जो ब्लड वेसल है, जो वेसल्स की जो वॉल है वो क्या धीरे धीरे आपकी थिन होती चली जाए, बहुत पतली होती चली जाए, जिसके वजह से क्या होता है कि हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और आपके क्या कहते हैं, उसके ब्लड सप्लाई के स्लो होने के चांसेस चले जाते हैं। तो एक बहुत ही लाइफ थ्रेटिंग बीमारी है एनोरिज्म, जिसके कारण हमें कभी भी छोटी मोटी अगर चोट लगती है तो जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो वॉल है वो बहुत जल्दी पंचर हो जाती हैं, बहुत जल्दी फट जाती हैं, जिसके वजह से हम ज़्यादा अमाउंट में अपना ब्लड को लॉस कर सकते हैं। अब बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन की। मायोकार्डियल इन्फाक्शन क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फाक्शन मतलब रिड्यूस ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है। ब्लड सप्लाई या ब्लड फ्लो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाए। ये किसके वजह से होता है? इस्चीमिया और हाइपॉक्सिया की वजह से। हाइपॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन की डेप्थ, और इस्चीमिया मतलब आपकी जो आपकी सेल्स हैं वहाँ पर वो सेल्स डेड हो जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैंने ब्लड वेसल लिखा है, जिसमें देख रहे हैं आप प्लेग इन करोनरी आर्टरी, मतलब करोनरी आर्टरी की जो सेल्स हैं बीच की, वो उसमें इस्चेमिक हो गया है, जिसके वजह से डैमेज हो गया, जिसकी वजह से वो रिड्यूस हो गई है। तो यहाँ पर क्या होगा? रिड्यूस के कारण उनकी सरफेस एरिया उस ट्यूब में धीरे धीरे कम हो गया, जिसकी वजह से ब्लड हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा और हार्ट का जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ये बीमारी बहुत वजह से हो सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकती है, इस्चीमिया और हाइपॉक्सिया इन सब की वजह से हो सकती है। और इसका इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल जो आपका है वो हार्ट अटैक कहलाता है। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो चाहे एथेरोस्क्लेरोसिस हो, ऑब्स्ट्रक्शन लगाओ, चाहे एट्रियल स्पैज्म हो, ठीक है, सडनली ऑब्स्ट्रक्शन लगाओ आर्टरिया में कोई भी, चाहे एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लेग फ्लिट, थॉम्बस, कुछ भी इसमें अटक गया हो, चाहे प्लेग स्प्लिट हो, चाहे कोई थॉम्बस हो, मतलब थॉम्बस मतलब थ्रोम्बिन प्रोटीन जो भी है वहाँ पर अगर अटक गई है तो इन सब के वजह से क्या होगा? इस्चीमिया हो जाएगा, मतलब सेल डेथ हो जाएगी, हाइपॉक्सिया हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पहुँच नहीं पाएगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने लगेगी, एंजीना हो जाएगा, थ्रोम्बोलिसिस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल एंजीना हो जाएगा, परमानेंट थ्रोम्बस हो जाएगी, वहाँ पर एक बड़ा सा वहाँ पर एक थ्रोम्बस बन के तैयार हो जाएगा और धीरे धीरे सेल की नेक्रोसिस होने लगी, सेल डेथ होने लगेगी और हमको क्या हो जाएगा? मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड हार्ट अटैक। इसकी एटियोलॉजी क्या है? टोबैको, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, ड्रग, ओबेसिटी, स्ट्रेस, इनके वजह से होता है। डायग्नोस कैसे करते हैं? पेन, इंडाइजेशन, एपरेंसेंस, शॉक और लो ग्रेड फीवर। कैसे इसको पता करते हैं? चाहे आप क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेटेस करा लीजिए, चाहे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज टेस्ट करा लीजिए, चाहे कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन ये टेस्ट करा सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल में इसमें कौन कौन सी चीज़ें दी जाती है? थ्रोम्बोलिटिक एजेंट दिया जाता है, एंटीकोगुलेंट, एंटीप्लेटलेट एजेंट, एंटी हाइपर सेंसिटिविटी ड्रग्स, वैसोडाइलेटर्स, अदर्स, और इसमें इतने ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन, एंटी अल्सर ड्रग और एनालिसिस दिए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रोमैटिक हार्ट डिजीज़ क्या होती है। रोमैटिक हार्ट डिजीज़ में आपके वॉल होते हैं, ठीक है, वो परमानेंटली डैमेज हो जाए। जितने भी आपके वॉल होते हैं, जिसमें मैंने नाम बताया था आपको, ट्राइकस्पिड वॉल, सेमिलुनार वॉल, ठीक है, मिट्रल वॉल, तो ये जितने भी वॉल हैं ये आपके किसी न किसी तरीके से डैमेज हो जा रहे हैं, चाहे किसी
माइकोबैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो, स्पेशली यहाँ पे मैंने लिखाया है कि स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन हो, ठीक है, जिसके वजह से हमें स्ट्रेप थ्रॉट होता है और स्कारलेट फीवर होता है, जो आपकी धीरे धीरे इम्यूनिटी को लो करता है और आपके वॉल को डैमेज कर देता है। दैट्स डिजीज़ इज़ कॉल्ड रेमेटॉइड हार्ट डिजीज़, ठीक है। और इसमें कैसे क्या क्या कॉमन होता है रेमेटिक हार्ट डिजीज़ में? फीवर आ सकता है, स्वॉलन और टेंडर में, स्वॉलन में आपको तकलीफ़ होती है, पेनफुल जॉइंट होता है, नोड्यूल्स बन जाएं आपके, ठीक है, स्किन पर बहुत सारे रेड रेज बन जाए, स्किन पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाए, अनकंट्रोल मूवमेंट हो जाए, वीकनेस हो जाए, तो ये सब के सब सिम्टम्स है आपके रेमेटॉइड हार्ट डिजीज़ के, ठीक है। इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? इको से, मतलब इकोकार्डियो डायग्राम, ईसीजी से, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से, चेस्ट एक्सरे से, कार्डियक एमआरआई से, ब्लड टेस्ट से, इन सारे तरीक़ों से हम अपना रेमेटॉइड हार्ट डिजीज़ को पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं एंडोकार्डाइटिस क्या होता है। एंडोकार्डाइटिस एंडोकार्डियम और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, मैंने आपको पहले बताया था। एंडोकार्डियम मतलब का जो आपकी हार्ट है उसकी लेयर, और उसमें क्या आ जाए, स्वेलिंग आ जाए। किसके वजह से? उसके वजह से दो इसके मेन फैक्टर है स्वेलिंग आने के, या तो बैक्टीरियल सोर्स या तो कोई एबनॉर्मल सबस्ट्रेट वहाँ पे जाके जमा हो जाए, ठीक है। बैक्टीरियल में कौन कौन से हो सकते हैं आपके? इन्फेक्टेड निडल डाल दी हो, ओपन वाउंड खुला हो, डेंटल प्रोसीजर हो, कोई कार्डियक डिवाइस हो, सर्जरी हो, इनके वजह से इंट्रावेस्कुलर कैथेटर हो, इनके वजह से क्या हुआ है, बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जा चुका है, ठीक है। और एबनॉर्मल सबस्टेट में क्या आता रेमेटॉइड हार्ट डिजीज़, मिट्रल वॉल प्रोलैप्स, आयोटिक वॉल डिजीज़, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़, इन सब की वजह से आपको एंडोकार्डाइटिस हो सकती है। इनके वजह से थ्रोम्बस बनता है और उधर किसी ना किसी ब्लड में बैक्टीरिया के कारण वो होता है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, अगर आपकी वहाँ पर बन गए हैं, पहुँच चुके हैं, चाहे इधर से बैक्टीरिया पहुँच जाए, चाहे उधर से थ्रोम्बस पहुँच जाए, तो क्या होता है, आपकी वॉल पे जाके इन्फेक्शन करते हैं और वॉल को धीरे धीरे डैमेज करने लगते हैं, और जिसके जैसे ही डैमेज हो जाता है वॉल, तो उस बीमारी को हम बोलते हैं एंडोकार्डाइटिस। अब बात करते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ की। इस्चेमिक का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आपकी सेल्स की डेथ होने लगे। सेल्स की डेथ क्यों होने लगेगी? क्योंकि सेल्स को अगर प्रॉपर अमाउंट में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, सेल्स की डेथ होने लगेगी, ठीक है। ये मेनली बीमारी किसके वजह होती है? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह होती है। जो आर्टरी होती है उनमें ब्लॉक हो जाता है आपका कोलेस्ट्रॉल का, तो ऑक्सीजन इधर से उधर पहुंच नहीं पाती और धीरे धीरे वो सेल क्या होती है, डेथ होने लगती है। दैट्स डिजीज़ इज कॉल्ड इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। और इसी का एक और बीमारी है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, ठीक है। ये किस किस वजह से होती है? एंजीना की वजह से होती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट फेलियर और एरिथमिया की वजह से होती है, ठीक है। अगर हम देखें कि एनोरिज्म क्या होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, एनोरिज्म क्या है कि आपके जो आर्टरी में जो सप्लाई है वो क्या हो रहा है, वो ब्लॉक हो जा रहा है किसी न किसी वजह से। मैंने यहाँ पे आपको एनोरिज्म बताया था, आप देख सकते हैं। आपकी जो वॉल है आर्टरी की वो वीक हो जाए, ठीक है, उसमें बहुत जल्दी चोट लगे तो बहुत जल्दी वो कट जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, वॉल का प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि वॉल की जो थिकनेस है आर्टरी और वेन की वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस एन्यूरिज्म मतलब एक एन्यूरिज्म भी है साथ में एथेरोस्क्लेरोसिस भी है, मतलब जो भी आपकी ब्लड सप्लाई है, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वेन हो, वो बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है और उसी में साथ में उसके कोई ना कोई वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल या कोई फॉरेन पार्टिकल जमा हो चुका है, तो इसीलिए दोनों टिपिकली बीमारी इकट्ठी हो रही है। तो दैट्स डिजीज इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म, ठीक है। कैसे डायग्नोस होती है मैंने आपको लिखा है, एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, इकोकार्डियोग्राफी, और इनकी जनरल पैथोफिजियोलॉजी क्या है वो मैंने आपको एक पूरा दिखाया है। कैसे अगर आपको कोई भी बीमारी हो, चाहे एथेरोस्क्लेरोसिस हो, ट्रामा, इन्फेक्शन हो, वो क्या करेगा, आपके ब्लड वेसल को धीरे धीरे वीक करेगा और आपके हाइपरटेंशन की वजह से वो और ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएगी वो बीमारी, आप जितना सोचते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी टेंशन इंक्रीज़ करेगा, वहाँ पर फोर्स बढ़ाएगा और धीरे धीरे आपकी बॉल बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी और फिर हो सकता है कि वो पंचर भी हो जाए, ठीक है। थैंक यू क्लास।